going to study about force between two parallel linear conductor carrying current. ये कल स्टार्ट भी किया था लेकिन लास्ट तक पहुंच भी गए थे, ठीक है, लेकिन फिर भी क्या हो गया था, डिस्कनेक्ट हो गया था, टाइम हो गया था, तो आज इसको पढ़ते हैं. फोर्स बिटवीन टू पैरेलल कंडक्टर. कौन से कंडक्टर है ये? करंट कैरी. करंट कैरी. तो आज आप इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है. इसके अंदर क्या करना है आपको? दो कंडक्टर लेने. स्टेट कंडक्टर ले रहा हूं मैं यहां पर, इस तरह से ले लिया एक कंडक्टर, लॉन्ग स्टेट कंडक्टर जिसकी लेंथ क्या ले ली? L, ठीक है, और करंट इसमें से फ्लो कर रहा है, सपोज बीच में से लेते हैं ताकि डायग्राम अच्छा बने. इस तरह से इसको ले लिया आपने XY. इसी तरह से एक कंडक्टर और लेंगे, पैरेलल बनाना था, ये थोड़ा सा टेढ़ा बन गया. चलो एक कंडक्टर और ले लिया, X डैश Y डैश. करंट की डायरेक्शन इसमें भी आपने क्या कर लिया? Y डैश टू X डैश ले लिया, ठीक है. इस तरह से इसको थोड़ा सा सीधा कर दें. तो इसमें क्या करना आपने? जो ये करंट कैरिंग कंडक्टर ले रखे हैं, इसमें आपको इनके बीच में फोर्स कैलकुलेट करनी है. क्या कैलकुलेट करनी है? फोर्स. फोर्स कैलकुलेट करेंगे. करंट की डायरेक्शन इसमें भी क्या ले लिया आपने? ऊपर की तरफ ले ली. इसको करंट I1 और इसको I2 ले ली. ये लेंथ L है, इसको भी लेंथ L ही ले लो फिलहाल, आगे बाद में देखेंगे इसके जनरल केस बना के. तो ये दो करंट कैरिंग कंडक्टर आपके सामने पैरेलल रख दिया गया इनको, और आपने क्या कैलकुलेट करना है इसके अंदर? फोर्स. इसके ऊपर फोकस रखना आपको, ठीक है, फोर्स के ऊपर फोकस रखना. तो सबसे पहली बात, जो ये करंट कैरिंग कंडक्टर XY आपको दिख रहा है, इसके ऊपर आप क्या करेंगे? इस तरह से राइट हैंड रूल लगाएंगे, थंब रूल लगाएंगे. करंट की डायरेक्शन में थंब को रखिए, फिंगर को कर्ल करिए. यू कैन सी हियर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस कंडक्टर के ऊपर लगेगा जाकर, ठीक है. इन दोनों के बीच का डिस्टेंस सपोज क्या ले लिया आपने? R. इनके बीच में गैप कितना ले लिया? R. तो यहां से देखिए आप, इस कंडक्टर के ऊपर इसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड अराइज हो जाएगा. वो मैग्नेटिक फील्ड मैं आपको दिखा देता हूं, आपने ये पहले भी पढ़ा हुआ है. इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड बनेगा कंसेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में, और ये इस कंडक्टर को भी क्या ले लेगा? अपने अंदर ले लेगा. यहाँ पर एक तरह से मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा. लेकिन इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? ड्यू टू कंडक्टर XY अंदर की तरफ, तो ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जाएगा, ठीक है, और यहां से बाहर की तरफ आएगा, पीछे से जाएगा ये अंदर से. पूरा 3D डायग्राम बना सकते हो आप इसका. कैसे? इस तरह से ये मत बनाइए यहां पर, फिर इस तरह से. यू कैन सी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होगा? यहाँ से अंदर की तरफ जाएगा और यहाँ से बाहर की तरफ आएगा. तो आप यहाँ पर लिख सकते हो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होगा. और ये मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? B1 ड्यू टू I1. करंट I1 से मिला है तो इसको B1 बोल देंगे, ठीक है. ये इनवर्ड, और यहाँ पर आप के लिए ये आउटवर्ड होगा यहाँ पर, ठीक है. तो ये आपका केस बन गया. तो इसको स्टडी करेंगे अब आप.
तो यहाँ पर इस कंडक्टर पर आ जाइए, इस कंडक्टर पर करंट कितना है I2, मैग्नेटिक फील्ड क्या है B1, और B1 की डायरेक्शन क्या है अंदर की तरफ, ठीक है, और करंट की डायरेक्शन क्या है अपवर्ड। दोनों में कितना एंगल आ गया है 90 डिग्री। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या होगा, अकॉर्डिंग टू लेफ्ट हैंड रूल आप क्या करते हो, करंट की डायरेक्शन में पहले मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर की तरफ ले लेंगे, ग्रीन कलर के मार्कर के साथ ले लेंगे ऐसे, और करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ ले लेंगे। ये देखिए यहाँ पर यू कैन सी दिस इज द पोजीशन इन दिस केस कि फर्स्ट फिंगर अंदर की तरफ लाई करेगा ऐसे, और करंट की डायरेक्शन में सेंट्रल फिंगर। तो फोर्स आपको किस डायरेक्शन में मिलेगा, यस एक्स वाई कंडक्टर की तरफ ऐसे मिलेगा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे, यहाँ से आपको फोर्स मिल जाएगा इस डायरेक्शन, और ये डायरेक्ट कौन सा कंडक्टर है 2, ये सेकंड कंडक्टर ले लो, ये फर्स्ट कंडक्टर। तो सेकंड कंडक्टर पे फोर्स F2 वो भी किस तरफ आएगी, लेफ्ट साइड की तरफ आएगी। तो आपको यहाँ पर F2 निकालना है, F2, ठीक है। फार्मूला क्या होता है, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड। ये इस वक्त कौन सी सिचुएशन बन चुकी है कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर है और वो भी किसके अंदर, मैग्नेटिक फील्ड में, और कैसे रखा हुआ है परपेंडिकुलर, दैट्स व्हाई थीटा की वैल्यू क्या होगी 90 डिग्री। तो यहाँ पर आप फार्मूला लगाएंगे F2 इज इक्वल टू क्या क्या गिवन है B1 I2, और साथ में कंडक्टर की लेंथ कितनी है L, ठीक है, और B1 और L कह लो या B1 और I वैसे तो स्केलर क्वांटिटी होता है यू नो, लेकिन इस करंट की डायरेक्शन आप कैसे लेते हो लेंथ एलिमेंट के लिए, ठीक है, लेंथ के हिसाब से लेते हो, जिस डायरेक्शन में लेंथ है उसी डायरेक्शन में करंट है। तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री। तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो साइन 90 डिग्री। फ्रॉम देयर F2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा B1 I2 L साइन 90 1। तो ये L आप इसके अपॉन में लेके जाओ, बताऊंगा मैं इसका रीजन आपको। ये जो फोर्स आप निकाल रहे हो इस केस में, यहाँ पर फोर्स की बजाय कुछ और निकलना है, ये थोड़ा सा आपके लिए समझने वाली बात होगी लास्ट में। तो यहाँ पर आपके पास फार्मूला राइज हो गया है B1 I2 F2 by L इज इक्वल टू B1 I2। अब बात आ जाती है इस B1 की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे। एक लॉन्ग स्टेट कंडक्टर आपने पढ़ रखा है पहले, बायोट-सेवरेट लॉ, एम्पियर सर्किट लॉ में ये कंडीशन थी, क्या कंडीशन थी वो यहाँ पर बना दूं कि कोई इनफाइनाइट लॉन्ग स्टेट कंडक्टर है, करंट आई है, ठीक है, उससे आर डिस्टेंस पर पी पॉइंट है, यहाँ पर सपोज कोई, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा अंदर की तरफ होगा, और उसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते थे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई अपॉन आर, ये फार्मूला लगाते थे आप। और इस तरफ कैसे निकालोगे, इस तरफ भी ऐसे, अगर ये आर डिस्टेंस है तो बी डॉट बी क्रॉस कुछ भी लिखिए, लेकिन अकॉर्डिंग टू रूल। तो ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला था इन केस ऑफ इनफाइनाइट लॉन्ग स्टेट कंडक्टर, था ना ये इनफाइनाइट, साइन फाई 1 साइन फाई 2 आता था। तो वही चीज है ये बिल्कुल, इस कंडक्टर से मैग्नेटिक फील्ड B1 की जो वैल्यू है वो कैसे निकालते हो आप, यहाँ पर लिखिए B1, साथ में मैं क्रॉस भी लगा देता हूँ क्योंकि ये बार बार आपको याद दिलवाएगा कि ये इनवर्ट डायरेक्शन में, ठीक है, यहाँ पे भी लगा लीजिए आप। ओके, तो B1 की वैल्यू कैसे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 आई कौन सा है यहाँ पर, इस केस में करंट क्या है I2, तो आपको I2 लगाना पड़ेगा, अपॉन यहाँ से यह कितने दूर है R डिस्टेंस पर है तो R लगाना। दिस इज इक्वेशन सेकंड। नाउ पुट दिस वैल्यू इन दिस, इसके अंदर वैल्यू पुट करिए तो आपके पास आ जाएगा पुट सेकंड इन 1, तो यहां से आ जाएगा आपके पास F2 अपॉन L इज इक्वल टू, इंस्टेड ऑफ B1 पुट दिस वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I2 अपॉन R इनटू, सॉरी हम गलत तो नहीं ले गए यहाँ पर, सॉरी
ये B1 के लिए यहाँ पर I1 लेना था, I1 लेना था, ये I1 लेना था। B1 के लिए ले रहे हैं ना, ये B1 किसकी वजह से आया है? करंट I1 की वजह से। तो यहाँ पर आपने I1 लेना। तो यहाँ पर B1 की वैल्यू क्या होगी? 2I1/R। ठीक है, ये तो मैंने एक जनरल वे बताया था कि जनरल वे से आप ऐसे निकाल सकते हैं। ये आपका केस था बायोट-सैवर्ट लॉ या एम्पियर सर्कुलर लॉ। इसके साथ क्या है? I2। तो फ्रॉम देयर यू कैन सी F2/L इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1I2/R। ये जो फोर्स का फार्मूला है, ये फोर्स पर यूनिट लेंथ बनकर आता है। ये एल को आप उधर भी लेके जा सकते हो, लेकिन कई बुक्स में फोर्स पर यूनिट लेंथ देकर पूछते हैं, और कई बार डेरिवेशन में भी पूछ सकते हैं फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या होगी। तो आपको फोर्स पर यूनिट लेंथ में अपॉन एल करके आंसर देना है। अगर आप एल को इधर लगाकर आंसर देते हो तो वो हाफ मार्क्स आपका काट सकता है। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ में आप आंसर देना सीखिए। खाली फोर्स पूछे तो लेंथ को उधर ले जाइए, फोर्स पर यूनिट लेंथ में पूछे तो F2/L, और कई जगहों पर तो F2/L को F2 ही लिखा गया बस, और बोल दिया गया कि ये F2 क्या है? फोर्स पर यूनिट लेंथ। L को गायब कर देते हैं, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है वहां। इसी के साथ इसके ऊपर निकालना पड़ जाए तो ये फोर्स, अगर इस कंडक्टर से इसके ऊपर फोर्स निकालनी पड़ जाए तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, कैसा होगा वो? चलो देखते हैं। अब सिचुएशन थोड़ा सा अलग बनेगी, ठीक है, और वहां से आपको अट्रैक्शन और रिपल्शन का भी पता लग जाएगा। इस केस जो ये करंट I2 है, ये भी क्या करेगा? इस तरह से आप राइट हैंड लीजिए, थंब को करंट की डायरेक्शन में रखिए, कर्ल योर फिंगर। आप देखोगे कि इस तरह में तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रहा है, बट इस साइड में क्या हो रहा है? बाहर की तरफ आ रहा है। मतलब इस कंडक्टर के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो बनाते हैं इसको भी। तो यहां से भी एक मैग्नेटिक फील्ड राइज होगा, ठीक है। कैसे? इस तरह से, ठीक है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ये अब होगा आउटवर्ड। इसको आप नाम दे दीजिए B2। क्या नाम दे दिया? B2। और B2 की वैल्यू बताइए क्या होगी? ही लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर कितने डिस्टेंस पर है? R डिस्टेंस पर है। करंट कितना है? I2। बायोट-सैवर्ट लॉ से आपको पता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I2/R। तो ये रहेगी इसकी वैल्यू किस कंडक्टर पर? XY पर। किस कंडक्टर से? X डैश Y डैश से। तो आपको पता है फार्मूला। यहाँ के ऊपर देखिए, अब मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ और करंट ऊपर की तरफ है, ठीक है। ये देखिए करंट I1 ऊपर की तरफ और B2 ब्लू कलर से मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, आउटवर्ड। तो अभी भी एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो आप यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या दोबारा से क्या आ जाएगी? 90 डिग्री। किस किस के बीच में? करंट और मैग्नेटिक फील्ड, या फिर लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड में ले सकते हो। तो यहाँ से F1 निकालिए, आप इसके ऊपर फोर्स निकालिए, किस डायरेक्शन में होगी, कैसी होगी, वो आप बताएंगे। आप चलो करके देखते हैं। लेफ्ट हैंड रूल, सेंट्रल फिंगर ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, ये लीजिए बन गया। मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, फर्स्ट फिंगर आपकी तरफ आ गया है, ये देखिए सामने। करंट ऊपर की तरफ आ गया है, और ये क्या होगा? यस, डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैसे होगी? लेफ्ट टू राइट। तो आप यहाँ पर लिखेंगे
जो F1 की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, लेफ्ट टू राइट। F2 की कैसे थी, राइट टू लेफ्ट। F1 की कैसे है, लेफ्ट टू। तो इसका फार्मूला बनाइए, यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये वही सिचुएशन आ गई है, करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। तो फार्मूला था F इज इक्वल टू BIL साइन थीटा, यही था ना। लेकिन यहाँ पर B क्या है हमारा, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, B2, करंट I1, लेंथ तो सेम ही है दोनों में, और थीटा की वैल्यू क्या है, 90 डिग्री। ठीक है, तो पुट करेंगे यहाँ पर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री। F1 इज इक्वल टू B2 की वैल्यू पुट करिए पहले, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I2 अपॉन R इंटू I1 L साइन 90 डिग्री। देखिए जैसे पहले करा था सेम वैसे ही है ये भी। F1 इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 I2 अपॉन R साइन 90 क्या हो जाएगा 1, और इस L को ले जाइए आप इसके रेसिप्रोकल, साइन 90 क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ से आपने देखा F1 अपॉन L, कई बुक्स में F1 ही दे रखे है इसको, लेकिन ये क्या चीज है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ कहकर भी इसको लिखा हुआ है। तो यहाँ से आपने देखा F1 और F2 की वैल्यू सेम ही आई है आपके पास, या F2 अपॉन L कह सकते हो आप, दैट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, फर्स्ट केस में भी यही थी और सेकंड केस में भी यही है। तो ये दोनों के दोनों इक्वल है, बट डायरेक्शन देख सकते हो आप, क्या देख सकते हो, डायरेक्शन अपोजिट है, इक्वल एंड अपोजिट। कैसी है ये, इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट है। देखिए ये इसको इस तरफ फोर्स लगा रहा है, ये इस तरफ फोर्स लगा रहा है, तो आप कह सकते हो ये फोर्स कैसी होगी, अट्रैक्टिव। कैसी फोर्स होगी, अट्रैक्टिव, अट्रैक्ट करेंगे। बट अगर ये डायरेक्शन करंट की, अभी तो सेम डायरेक्शन में थे ना, ये करंट कैरिंग कंडक्टर इन सेम डायरेक्शन का केस था, इन सेम डायरेक्शन का केस था। अगर यही करंट कैरिंग कंडक्टर अपोजिट डायरेक्शन में हो जाए तो, कि एक ऐसे है और दूसरा इस तरह से, तो ये रिपेल करेंगे। क्या करेंगे, रिपेल। देख लीजिए आप, डायग्राम बना सकता हूं मैं उसका, डायग्राम बना देता हूं अभी। अगर डायरेक्शन को अपोजिट कर दिया जाए तो क्या हो, ये देखिए, थोड़ा सिंपल बना ले आप डायग्राम, क्योंकि न्यूमेरिकल भी आने हैं इसी टाइप से होंगे। यहाँ पर अब करंट की वैल्यू को क्या कर दिया मैंने, अपोजिट ले लिया इस तरह से। तो इसकी जब इसकी टर्न आएगी, ये कैसा मैग्नेटिक फील्ड देगा, देखो I1 से मैग्नेटिक फील्ड आएगा I2 पे, कैसा, इनवर्ड। तो यहाँ पे आप कहोगे मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड मिल गया। ठीक है, तो यहाँ से देखिए आप, फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, रोल लगाइए, फर्स्ट फिंगर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, करंट नीचे की तरफ है, या अंदर की तरफ, करंट नीचे की तरफ, तो फोर्स कहाँ आ गई, इस तरह से। और दूसरी बात, राइट हैंड पाम रूल भी लगा सकते हो आप, उससे कर लीजिए। कैसे, जो फिंगर्स है ये मैग्नेटिक फील्ड में, और इसको करंट की डायरेक्शन में। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड अंदर और करंट नीचे की तरफ, तो जिस साइड पाम होगा उस साइड फोर्स होगी, तो इस डायरेक्शन में आपकी फोर्स आ जाएगी। तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी इसमें, इस तरफ। तो इस कंडक्टर में, कंडक्टर 2, दिस इज कंडक्टर 1, कंडक्टर 2 में फोर्स कैसी आई, F2, वो भी राइट साइड में। अब आ जाइए I2 से इसके ऊपर, I2 मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा, देखिए राइट हैंड लीजिए, हम करंट की डायरेक्शन में, फिंगर अंदर की तरफ जा रही है इसके ऊपर, तो यहाँ पर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, किसमें, अंदर की तरफ।
इसमें भी अंदर की तरफ आया था और इसमें भी अंदर की तरफ आ रहा है। तो इसमें अब लगाइए राइट हैंड पाम रूल लगाइए या लेफ्ट हैंड रूल लगाइए, मर्जी आपकी। करंट की डायरेक्शन में थंब को रख दीजिए और मैग्नेटिक फील्ड को अंदर, ये लीजिए मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट ऊपर की तरफ हो गया, पाम क्या हो गया, मेरी साइड हो गया, लेफ्ट साइड में हो गया। तो आपका जो फोर्स है F1 वो इस साइड आ गया। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि ये कैसा हो गया, रिपेल करेगा। क्या करेगा, रिपेल करेगा। लेफ्ट हैंड रूल भी लगा सकते हो, यहाँ पे लगा लीजिए। फर्स्ट फिंगर अंदर की तरफ, करंट ऊपर की तरफ, ये देखिए थंब आ गया आपका इस तरह। तो इन दिस वे आप लिख सकते हो कि अपोजिट डायरेक्शन में अगर करंट है तो वो रिपेल करेंगे और सेम डायरेक्शन में करंट है तो वो अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, इसके बाद मैग्नेटिक मूवमेंट और मैग्नेटिक डाइपोल का पता होना चाहिए आपको, क्योंकि जो नेक्स्ट आपके आर्टिकल आने वाला है वो काफी इंपॉर्टेंट है, वो टॉर्क का है, वो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का टॉर्क आने वाला है। तो मैग्नेटिक मूवमेंट के बारे में और मैग्नेटिक डाइपोल के बारे में आज आपको पता होना चाहिए। मैग्नेटिक डाइपोल, जैसे आपने इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ा था वैसे ये भी होता है, शॉर्ट में ही समझेंगे, कोई ज्यादा इसके ऊपर मेहनत नहीं करेंगे, बिकॉज इनका यूज होएगा आगे तो ऑटोमेटिक समझ में आता रहेगा फिर। तो अभी इसके ऊपर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करने की जरूरत नहीं है। मैग्नेटिक डाइपोल क्या होता है, जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल में प्लस माइनस दो चार्ज थे इक्वल एंड अपोजिट और विद द सर्टेन डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस था उनके बीच में, इसमें भी आपको मैग्नेटिक डाइपोल चाहिए। क्या चाहिए, मैग्नेटिक डाइपोल। जैसे ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ, ये भी पोल हो गया, ये भी पोल हो गया, मैग्नेट के दो पोल हो गए ये, और उसके बीच में सर्टेन डिस्टेंस और बीच में गैप भी है इसके। ठीक है, इस गैप को आप ले लो 2L। और यहाँ पर जैसे चार्ज था Q वैल्यू लेते थे, ये तो पोल है ना नॉर्थ साउथ, इनकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ M से लिखोगे आप। किससे लिखोगे, M से। ये नॉर्थ पोल की स्ट्रेंथ भी M है और साउथ पोल की स्ट्रेंथ भी M है। उसमें प्लस Q और माइनस Q होता था, इसमें M और M लेना है, स्ट्रेंथ है ये मैग्नेटिक पोल की। एक नॉर्थ में निकलती है और साउथ में एंटर हो जाते हैं, पता ही है आपको सारा कुछ। तो यहाँ पर मैग्नेटिक स्ट्रेंथ और ये डिस्टेंस, ये तीन चीजें मिलेंगी आपको, जिससे आप क्या कर सकते हो, डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। और दूसरी बात, इसको मैग्नेटिक मोमेंट भी बोलते हैं, डाइपोल ना भी लिखो, खाली मैग्नेटिक मोमेंट भी बोल सकते हो। तो इसका फार्मूला बन जाता है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक स्ट्रेंथ एंड डिस्टेंस विच सेपरेट देम। जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है उनको जो डिस्टेंस सेपरेट कर रहा है उसको प्रोडक्ट। तो इस तरह से, और मैग्नेटिक मूवमेंट का सिंबल होता है कैपिटल एम। इलेक्ट्रिक में क्या था, इलेक्ट्रिक डाइपोल में सॉरी पी से लिखते थे Q डॉट 2L। याद आया कुछ, एक चार्ज पॉजिटिव एक चार्ज नेगेटिव और बीच में डिस्टेंस 2L लेते थे। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कैसे निकालते थे, Q डॉट 2L करके। इसके अंदर मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के साथ साथ एक चीज और जरूरी है, वो क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन। जैसे उसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन होती थी, इसमें डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट। आपको बता दूं पहले से ही, जो मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन होती है वो साउथ टू नॉर्थ होती है, साउथ टू नॉर्थ। यानी कि अगर आप इसमें भी देखना चाहो मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ होगी। अब बात आ जाती है कि ये साउथ और नॉर्थ कैसे मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, करंट कैरिंग कंडक्टर को लेकर। हाँ, एक चीज और है इसके अंदर, दो चीजें अभी रहती है, चलो अभी बताते हैं। ये सिंपल सा है, कुछ बेसिक है जो आपको बताया जा रहा है। तो मैं बता रहा था मैग्नेटिक मोमेंट, डाइपोल मोमेंट के बारे में, उसकी डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ। इसमें करंट कैरिंग कंडक्टर की बात कर रहा हूं मैं। करंट लूप अगर ले लिए जाए,
तो मैग्नेटिक मोमेंट निकालनी आनी चाहिए आपको, आगे जरूरत पड़नी है इसकी। करंट लूप, देखो मैग्नेटिक मोमेंट मैग्नेट की होती है, लेकिन यहाँ पे हम करंट लूप लेकर करेंगे ये काम। क्या लेकर करेंगे? करंट लूप। इसमें आप कोई भी करंट लूप ले सकते हो। कौन सा ले सबसे पहले? आपने 10th क्लास में सर्कल में पढ़ रखे हैं, सर्कल में बता दे। ये लीजिए, सर्कल में करंट घूम रही है, ठीक है। तो इसके अंदर अगर आपको इस तरह से कोई लूप दे दिया, करंट कैरिंग लूप, तो इसमें आप सबसे पहले नॉर्थ साउथ फाइंड आउट करना सीखिए। क्लॉक फेस रूल आपने पढ़ा था। ऊपर से देखिए आप इसको, करंट कैसे मूव कर रहा है, करंट कैसे मूव कर रहा है, कौन सी डायरेक्शन है ये? एंटी क्लॉकवाइज। कौन सी डायरेक्शन है? एंटी क्लॉकवाइज। तो जो इस रिंग का अपर फेस होगा वो नॉर्थ की तरह एक्ट करेगा, और नीचे से अगर आप देखोगे तो ये देखिए, नीचे से अगर आप देखोगे तो कैसे रहेगा? साउथ, घड़ी की डायरेक्शन में, तो ये साउथ की तरह एक्ट करेगा। और आपको पता है जो मैग्नेटिक मूवमेंट होती है वो क्या होती है? साउथ टू नॉर्थ। तो आप कह सकते हो इसमें जो मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन रहेगी वो क्या रहेगी? वर्टिकली अपवर्ड। दूसरा तरीका, दूसरा वे देख लीजिए। अगर आपको ये सब कुछ बॉल वॉल बनाकर नहीं करना है, 10th क्लास में बता रखा था, जिस जहां पर क्लॉकवाइज में करंट मूव करता हुआ दिखाई दे वो साउथ, और जहां पर एंटी क्लॉकवाइज में करंट मूव करता हुआ दिखाई दे वो नॉर्थ पोल की तरह एक्ट करता है। अब बात जाती है कि भाई आपको डायरेक्ट जल्दी से करना है तो कैसे करेंगे? आपने क्या करना है, राइट हैंड लीजिए, करंट की डायरेक्शन में फिंगर को लीजिए, जो ये थंब है ये आपको मैग्नेटिक मूवमेंट देगा डायरेक्ट। तो ये देखिए इसी तरह से होगी ना ये कर्व, यहाँ से अंदर यहाँ से बाहर, करंट ऐसे ही जा रहा है, तो मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन वर्टिकली अपवर्ड, डायरेक्ट भी ले सकते हैं। तो इस तरह से करंट कैरिंग लूप के अंदर भी मैग्नेटिक मूवमेंट होती है, क्योंकि वो करंट कैरिंग जो लूप होता है वो मैग्नेट की तरह ही बिहेव करता है। किसकी तरह बिहेव करता है? मैग्नेट की तरह। कैसे? क्योंकि जब वो इस तरह से रोटेट करेगा, आपने 10th क्लास में ये चीज पढ़ ली थी कि अगर कोई सर्कल है उसके अंदर देखो ऐसे करंट, सर्कल की जगह रेक्टेंगल भी ले सकते हो आप, कोई भी मतलब आप सरकमफेरेंस ले सकते हो, जरूरी नहीं है सर्कल ही लो, कोई भी डिजाइनिंग कर सकते हो आप इसमें। तो यहाँ पर आपने देखा था कि करंट कैरिंग जो कंडक्टर होता है उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड अराइज हो जाता है। तो यहाँ पर ये थंब लगाइए, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर और अंदर से बाहर की तरफ आएगा। अगर बाहर की तरफ आएगा तो जो ये आपको फेस दिख रहा है ये नॉर्थ की तरह एक्ट करेगा, और जो इसका बैक साइड होगा वो साउथ की तरह एक्ट करेगा। यही ना, उल्टा कर दिया। जो पीछे से दिखेगा वो नॉर्थ की तरफ, और जो बाहर से दिखेगा वो, जो पीछे से होगा वो साउथ और जो बाहर होगा वो नॉर्थ। तो मैग्नेटिक मूवमेंट क्या रहेगी इस केस में? अगर सर्कल ऐसे है तो सामने आपकी तरफ, साउथ टू नॉर्थ, यही आएगा ना अगर करंट ऐसे घूम रहा है तो। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हो तो कर लीजिए, फिंगर को ले लीजिए करंट की डायरेक्शन में, थंब आपको मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन देगा। बात आ जाती है कि करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, और अगर कोई मैग्नेट की तरह बिहेव करता है तो उसका मैग्नेटिक मूवमेंट भी होगा, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट भी होगा। इसके लिए दूसरी बात, ये सपोज करंट आई है और ये क्या है उसका एरिया, ये सर्कल ही बना है ना पूरा, कोई ना कोई सर्कल ही होगा जिसमें करंट मूव करेगा, लूप ही होगा। तो इसका एक एरिया, ये दो चीजें आपको याद रखनी है। तो मैग्नेटिक मोमेंट का जो फार्मूला है करंट की टर्म में, एरिया की टर्म में, वो होगा आई ए, करंट इनटू एरिया। ये नोट कर लीजिए, मैग्नेटिक मोमेंट का जो फार्मूला है क्या होगा? आई ए। वैसे मैग्नेटिक मोमेंट का फार्मूला अभी क्या लिखवाया था आपको मैग्नेटिक स्ट्रेंथ की टर्म में? एम डॉट टू है। तो ये दो फार्मूले आपको याद करने हैं, लेकिन इसका बड़ा यूज है।
तो आप इसको नोट कर लीजिए। अब मैं थोड़ा सा आपको बेसिक तैयार करवा रहा हूँ टॉर्क के लिए, क्योंकि उसके अंदर कई चीजें अप्लाई हो जाती है जो कि आपको आर्टिकल तो मतलब करवा दिया जाएगा, लेकिन उसके अंदर काफी चीजें ऐसी रह जाएंगी जो आपकी रह जाएंगी। लेकिन उससे पहले एक क्वेरी आई थी मेरे पास एक स्टूडेंट की, मन्नत ने कहा था हाँ कि कोई चार्ज पार्टिकल अगर है, देखो चार्ज पार्टिकल के बारे में पूछा था उसने, मूविंग चार्ज पार्टिकल के बारे में पूछा था। अगर रेस्ट में है तो क्या होता है, रेस्ट चार्ज पार्टिकल है तो उसके पास सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। मैग्नेटिक फील्ड क्यों नहीं होगा? मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी का कंपोनेंट, वेलोसिटी का फंक्शन है, होता है इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको रेस्ट में भी मिलता है चार्ज के, और मोशन में भी मिलता है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड तभी मिलता है जब चार्ज मोशन में हो, चार्ज मोशन में हो या करंट। देखो मूविंग चार्ज हो और करंट, बात एक ही है। करंट के अंदर भी क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ना, फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, पता है आपको, उसके अपोजिट में करंट आता है। तो मूविंग चार्ज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। अगर रेस्ट में हुआ चार्ज, रेस्ट में हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिलेगा। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों केसेस में होता है, रेस्ट में भी और मोशन में भी। ये भी वेलोसिटी का फंक्शन होता है। यानी कि अगर एक चार्ज पार्टिकल, अब आपके क्वेश्चन का आंसर होगा, अगर कोई चार्ज मूव करता है, क्या चार्ज पार्टिकल है वो अगर मूव करता है तो उसके पास इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होते हैं। बट जो ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है, अगर ये वेरिएबल है, चेंज होते हैं, क्या होते हैं, चेंज, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनाते हैं। क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लेकिन अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा, किससे चलेगा, देखो वेलोसिटी दो टाइप की हो सकती है, चेंजिंग और कांस्टेंट। एक तो रेस्ट होता है, रेस्ट में तो आपने देख ही लिया, रेस्ट में तो ईएम वेव बनेगा ही नहीं क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है। ईएम वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनाने के लिए आप पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही होने चाहिए। और दोनों कैसे, कि ये दोनों चेंज होने चाहिए। और चेंज कब होंगे, जब चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करेगा। क्या करेगा, एक्सेलरेट। अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड मिलेंगे जरूर, लेकिन वो नॉट चेंज, नॉट चेंजिंग। और वो चेंज नहीं होंगे, ऑसिलेट नहीं होंगे, तो वेव प्रोड्यूस नहीं करेंगे। और अगर वो एक्सेलरेट करेंगे, एक्सेलरेट में क्या होगा, स्पीड चेंज होगी, स्पीड चेंज होगी तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, चेंज होगा, और साथ में मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होंगे। तो अगर कोई चार्ज पार्टिकल का इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड चेंज होते हैं तो वेव प्रोड्यूस होती है। और वो पर वेव कौन सी होंगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ईएम वेव। और ईएम वेव की आपको स्पीड पता होनी चाहिए, लाइट की स्पीड जितनी होती है, ठीक है। लेकिन ये पॉसिबल कब है, जब चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करे, मतलब कभी स्लो कभी स्पीड हाई कर ली कम कर ली, इस तरह से, तब होता है ये ईएम वेव प्रोडक्शन। अदरवाइज कांस्टेंट स्पीड में और रेस्ट की स्पीड में ईएम वेव प्रोड्यूस नहीं होती। रीजन, इसमें होते हुए भी नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, क्योंकि ये चेंज नहीं होती है और इसमें मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा रेस्ट के केस में, दैट्स व्हाई ईएम वेव नहीं बनेगी। ठीक है, आया ये समझ में आपको? नेक्स्ट, साइक्लोट्रॉन को लेकर मेरे से बच्चा कह रहा था कि थोड़ा सा बता देना उसके बारे में या कुछ भी। तो बेटा बाद में बताएंगे इनके बारे में, क्योंकि अभी है ना कुछ चीजें कट रही है, अब ये नहीं पता क्या क्या चीजें कट रही है। और डोंट वरी अबाउट दिस, जब भी मैं किसी चीज के बारे में बताऊंगा, बेसिक तो आपका तैयार हो चुका है, कभी भी आप कर सकते हो, तो इसके लिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर बेसिक ना होता तो शायद दिक्कत आ जाती। बेसिक तो मैं आपको सारी करवा के चल रहा हूँ, ठीक है।
तो नेक्स्ट एक न्यूमेरिकल करते हैं जब तक ये वीडियो चलती है हमारी। इसके अंदर अगर कोई दो स्ट्रेट वायर दे रखी है जिनकी लेंथ है 10 मीटर और 16 मीटर, अगर ये क्वेश्चन पूरा ना हो तो आप कर लेना। 10 मीटर वायर है, ये 16 मीटर वायर है, ठीक है। और क्या है इसमें, 4 एम्पियर और 5 एम्पियर करंट मूव कर रहा है। इसमें से करंट जो मूव कर रहा है 4 एम्पियर और इसमें से 5 एम्पियर, ठीक है। इन अपोजिट डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या गिवन है, अपोजिट, अपोजिट डायरेक्शन गिवन है, तो ये लो, पता है ना अपोजिट डायरेक्शन का केस अभी पढ़ा था आपने। लाइन पैरेलल, पैरेलल मैंने रख दिया ये, और 4 सेंटीमीटर इनके बीच में गैप है। गैप कितना है, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। कंप्यूट द फोर्स ऑन अ 10 सेंटीमीटर लॉन्ग सेक्शन ऑफ द वायर बी नियर इट्स सेंटर। Compute the force on a 10 centimeter long section of the wire B at its center. ये A ले लो, ये B ले लो। इसका जो 10 सेंटीमीटर का सेक्शन है बस उसके ऊपर आपने क्या निकालनी है,